बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 6 देखेंगे और हमारा टॉपिक होगा न्यूट्रिएंट साइक्लिंग्स या फिर हम न्यूट्रिएंट साइकिल्स को बायोजियोकेमिकल साइकिल्स भी बोलते हैं। अब न्यूट्रिएंट साइकिल्स हो या बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हो, इनका क्या मतलब है, आइए देखते हैं कि जैसा कि न्यूट्रिएंट ऐसा सब्सटेंस, ऐसा मटेरियल जो ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन के लिए चाहिए होता है, अपनी ग्रोथ के लिए चाहिए होता है, वो न्यूट्रिएंट होता है। फॉर एग्जांपल, वाटर इज़ अ न्यूट्रिएंट, कार्बन इज़ अ न्यूट्रिएंट, हाइड्रोजन इज़ द न्यूट्रिएंट, सल्फर, फास्फोरस एंड सो ऑन। तो ये आपको पता है, हाइड्रोजन हो, सल्फर हो, कार्बन हो, ऑक्सीजन हो, ये हमारे इन्वायरमेंट में ऐसे मटेरियल्स हैं, ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, ऐसे केमिकल्स हैं जो एयर में भी पाए जाते हैं, ठीक है, जो सॉइल में भी पाए जाते हैं, जो ओशन में भी पाए जाते हैं और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी पाए जाते हैं। क्या कह रहा हूँ? जो एयर में पाए जाते हैं। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं है, तो एयर जो है, एटमॉस्फेयर जो है, वो बेसिकली एक नॉन लिविंग है, ठीक है, वो एक एबायोटिक फैक्टर है, एबायोटिक फैक्टर है। अर्थ में मौजूद जो सॉइल है, एबायोटिक फैक्टर है, ठीक है। अब ये एबायोटिक फैक्टर्स हों या एबायोटिक कंपोनेंट्स हों अर्थ के, उनमें न्यूट्रिएंट मौजूद है, या फिर मैं केमिकल कह लेता हूँ, केमिकल मौजूद है। और उसके अलावा जो ऑर्गेनिजम्स में केमिकल मौजूद हैं, प्लांट्स में केमिकल मौजूद है, ये बायोटिक हैं। अब बायोटिक में जो केमिकल्स मौजूद हैं वो बाहिर यानी एबायोटिक में भी मौजूद हैं। इन दोनों के दरमियान, बायोटिक और एबायोटिक के दरमियान एक साइकिल चलता है, एक सर्कुलर पाथवे है, जिसकी वजह से ये रीन्यूअल होती रहती है, जिसकी वजह से रिसाइकलिंग होती रहती है। कार्बन, फॉर एग्जांपल, फॉसल की बर्निंग होती है, ठीक है, फॉसल की बर्निंग होती है। कार्बन अब फॉसल फ्यूल्स में प्रेजेंट है, वो किधर जाता है? एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर जो कि एबायोटिक कंपोनेंट, अब एबायोटिक कंपोनेंट में से प्लांट्स उसको एज अ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करते हैं फोटोसिंथेसिस के अमल में। अब वो एबायोटिक से आ जाता है प्लांट जो कि बायोटिक है। तो यही मतलब है, न्यूट्रिएंट साइकिल हो या बायोजियोकेमिकल साइकिल हो, इससे मुराद यही होगी, इट इज़ द बेसिकली अ सर्कुलर पाथवे थ्रू विच द chemicals exchange, through which the nutrients exchange between the biotic and the abiotic component of the earth। अब ये न्यूट्रिएंट साइकिल और ये इसको बोलते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायो का मतलब क्या है? बायो का मतलब है बायोटिक कंपोनेंट, और जियो अर्थ होती है, अर्थ आपको पता है कि एबायोटिक फैक्टर। तो बायोटिक और एबायोटिक में एक्सचेंज होना, सर्कुलर एक्सचेंज होना, किस चीज़ की? न्यूट्रिएंट्स की। हम न्यूट्रिएंट्स को इधर बोल रहे हैं केमिकल्स, सही है। बायोटिक, बायो, जियो, एबायो। बायोटिक और एबायोटिक में केमिकल्स के जो एक्सचेंज है, उनकी साइक्लिंग है, दैट विल बी द बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो मैं इसको एक लाइन में लिखना चाहूंगा, वो क्या होगा कि एक्सचेंज ऑफ केमिकल्स बिटवीन बायोटिक एंड abiotic component of earth, ठीक, बिकॉज अर्थ इज अ बिगर सेंस, और अर्थ में मौजूद हैं
एटमॉस्फेयर, ठीक है, हमारे यूनिवर्स में मौजूद एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, जीरोस्फेयर, ये सारे के सारे स्फेयर्स जो हैं बेसिकली दे हैव सम amount of the nutrient which are included in these cycles and which are help in the recycling of the nutrient cycle. बिल्कुल उसी तरह जैसे मैट्रिक से पढ़ते आ रहे हो न्यूट्रिशन क्या है, फिर न्यूट्रिएंट साइकिलिंग क्या है, कार्बन साइकिल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बन साइकिल जो हमने एफएससी में बीएससी में पढ़ा। अब यहाँ पर आपको कोई नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। कार्बन साइकिल आपको पता है एक जनरल सी सेंस है, वो आप हम देखेंगे इधर, लेकिन कोई चीज़ें सीखने वाली होती हैं। कार्बन बेसिकली इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट केमिकल ऑन द अर्थ, इन द अर्थ एंड इन द एटमॉस्फेयर। ज़मीन पर, ज़मीन के नीचे और ज़मीन से ऊपर यानी एटमॉस्फेयर में सबसे जो अबंडेंट चीज़ है वो कार्बन है। कार्बन, अब ये कार्बन की साइकिलिंग किस तरह से होती है हम चेक कर लेते हैं। कार्बन साइकिल, कार्बन साइकिल का मतलब ये है कि एक्सचेंज ऑफ द कार्बन बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द अर्थ हम कह सकते हैं, या फिर हम बायोस्फीयर कह सकते हैं, ठीक है। अब कार्बन का तो पता है ना क्या होता है, सही। कार्बन की साइकिलिंग किस तरह से होती है इससे पहले हम जान लें कि कार्बन कितनी किस्म का होता है। कार्बन दो तरह का होता है, ऑर्गेनिक कार्बन भी होता है और इसके साथ साथ इनऑर्गेनिक कार्बन भी मौजूद होता है। अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिफरेंस आप समझदार लोग हैं, आपको पता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ऑर्गेनिक एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कार्बन यहां से मुराद होगा जो ऑर्गेनिज्म से लिया जाए, लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव्ड हो, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक कार्बन। ये आपको बताऊंगा मैं। ये कार्बन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव्ड हो, ठीक है। जैसे इंसान, हम लोग, क्या हम कार्बन प्रोड्यूस नहीं करते? बिल्कुल करते। आप ऑक्सीजन लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हो। अब कार्बन और ऑक्सीजन का मिक्सचर है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि हम कार्बन को एक्सहेल करते हैं इन अदर या इनडायरेक्टली। तो ऐसा कार्बन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बाहर आए उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक कार्बन। और इनऑर्गेनिक कार्बन क्या है? इनऑर्गेनिक कार्बन ऐसा कार्बन जो अर्थ में मौजूद हो कहीं ना कहीं, जो रॉक्स में अटका हो, पड़ा हो, लॉक हुआ हो, उस कार्बन को बोलते हैं इनऑर्गेनिक कार्बन। इनऑर्गेनिक कार्बन क्या है? इट इज द लॉक्ड कार्बन। लॉक्ड कार्बन, लॉक्ड कार्बन क्या? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम रॉक्स, ठीक है। अब रॉक्स में कार्बन किस तरह से मौजूद है, किस तरह चला जाता है रॉक्स में, तो ये एक साइकिल को भी समझने के लिए वैसे जरूरी है। चलिए हम इधर भी बात कर लेते हैं। कार्बन, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड है जी हमारे पास। क्या है हमारे पास? एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं? बिल्कुल मौजूद। अब कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जब मिलती है वाटर वेपर के साथ तो ये बना देती है कार्बोनिक एसिड। क्या बनाती है? कार्बोनिक एसिड, जिसको एसिड रेन बोलते हो। जरा मैं इधर अच्छा सा करके लिख देता हूं। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये मौजूद है एटमॉस्फेयर में। कहां पर मौजूद है? एटमॉस्फेयर में। अब ये मिलती है वाटर वेपर के साथ। वाटर वेपर के साथ। अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर मिलकर क्या बनाते हैं जी? शाबाश, एसिडिक रेन। एसिडिक रेन,
ठीक है। बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर बनाते हैं कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड, इसको जरा गौर से देखिएगा। अब कार्बोनिक एसिड कंटेन वाटर, कार्बन containing water in the form of acid rain, it fall on the rocks। क्या करती हैं ये जो एसिड रेन है, एसिड रेन बेसिकली इट इज फॉल ऑन रॉक्स, ये रॉक्स पर पड़ती हैं और वहां से क्या करती हैं, दे स्ट्राइपिंग द आयंस लाइक कैल्शियम आयन, ठीक है, लाइक मैग्नीशियम आयन वगैरह वगैरह। एसिड रेन जब रॉक्स पर पड़ती है तो वहां से स्ट्राइपिंग ऑफ मीन, वहां से केमिकल्स आयंस निकलते हैं। फॉर एग्जांपल हम कैल्शियम को लेते हैं, ये कैल्शियम आयंस मूव कर जाते हैं किधर, कैल्शियम आयंस जो हैं ये मूव करते हैं फ्रॉम रॉक्स टू ओशन, ये समंदर में चले जाते हैं, समंदर में चले जाते। अब समंदर में क्या जाता है, कैल्शियम जो कि एक आयन है और उसके साथ क्या मौजूद है, कार्बोनिक एसिड। वो एसिड रेन का वाटर भी रॉक्स के जरिए कहां पर जा रहा है, समंदर में। कैल्शियम भी मूव करते हैं और इसके साथ साथ कार्बोनिक एसिड वाटर, यानी कि जो एसिड रेन वाटर होता है ये भी मूव कर जाता है ओशन में, ठीक है, ओशन में मूव कर जाता है। तो जब ओशन में कार्बोनिक एसिड जाएगा, और आपको एक बात का अंदाजा होना चाहिए कि ओशनिक वाटर जो है दैट विल बी अब्सॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड। ओशनिक वाटर अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व करने की सलाहियत रखता है। वो किस तरह से, वो इन्हीं वजह से कि उसमें ये आयंस मौजूद होते हैं और ये आयंस अट्रैक्ट करते हैं उन कार्बन डाइऑक्साइड को और फिर मुख्तलिफ तरह के कंपाउंड्स बनते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह कैल्शियम भी मूव करता है, कार्बोनिक एसिड वाटर कंटेनिंग ये भी मूव करता है, या फिर इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड ये डायरेक्टली भी डिसॉल्व हो जाती है ओशन में। तो ये बनाते क्या है, इन शॉर्ट जो आपको बताना चाह रहा हूं, ये जो कैल्शियम है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये कार्बोनिक एसिड बना रहे थे ना, कार्बोनिक एसिड। अब कार्बोनिक एसिड जब मौजूद होता है ओशनिक वाटर में, ओशनिक वाटर में, तो ये बना देता है कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो कार्बोनिक एसिड है यानी कि वाटर कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड is equal to carbonic acid, and carbonic acid plus calcium, carbonic acid plus calcium, they form basically calcium carbonate। कैल्शियम कार्बोनेट अब ओशन में मौजूद है कैल्शियम कार्बोनेट, और यही वजह है कि ओशन में मौजूद जो ऑर्गेनिजम्स हैं, शेल्स वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका शेल बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। क्या बना होता है, मिक्स शेल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, सही है ना। ये ऑर्गेनिजम्स के शेल बनाते हैं, और जब ऑर्गेनिज्म की डेथ वाकई हो जाती है तो ये शेल साहेब की एक लेयर बनती है, और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द मिलियंस ऑफ ईयर्स पास्ट, ये शेल कंप्रेस होते होते इनकी तह, इनकी लेयर्स बनते बनते दे विल बी फॉर्म द रॉक्स, एंड दिस टाइप ऑफ द रॉक विच इज फॉर्म्ड बाय द कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इट इज नोन एज द लाइमस्टोन। लफ्ज़ सुना है लाइमस्टोन का।
तो ये जो शेल्स हैं ऑर्गेनिजम्स के, इनकी लेयर्स बनती रहती हैं। जब ऑर्गेनिजम्स डाई हो जाते हैं, व्हेन ऑर्गेनिजम्स डाई, दे एग्रीगेट in layers and they form क्या बनाते हैं? they form rocks। इस नतीजे में लाइमस्टोन, ठीक है, रॉक्स बन जाती हैं। वो कुछ समझ आ रही है कि ऊपर ऊपर से गुजर है, ठीक है। अब जब रॉक्स बन जाती हैं, लाइमस्टोन रॉक्स बनी किसकी है? कैल्शियम कार्बोनेट की। अब कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब क्या है? इसमें कार्बन मौजूद है, ठीक है। इस रॉक्स में क्या मौजूद है? कार्बन मौजूद है। अब जब कार्बन कंटेनिंग रॉक बन गई है, फिर दोबारा से एसिड रेन आएगी। एसिड रेन आके रॉक्स को, वही रॉक्स को जो ये बनी है लाइमस्टोन रॉक, इस पर पड़ेगी और यहाँ से कार्बन को रिलीज नहीं करवाएगी, यहाँ से आयंस को रिलीज नहीं करवाएगी। और इसके अलावा जो कार्बन है, कार्बन कहाँ कहाँ से निकलता है, सोर्सेज ऑफ कार्बन कहाँ कहाँ से आते हैं, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड हम भी निकालते हैं। इसके अलावा जो फॉसिल फ्यूल्स की कंबस्चन है, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स की फॉसिल फ्यूल की कंबस्चन है, उसमें से कार्बन नहीं निकलता, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं आता, CO। ये सारे के सारे सोर्सेस मैंने आपको बताया कि कार्बन किस तरह से रिलीज होता है। क्या होता है? रिलीज होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कार्बन किस तरह से रिटर्न आता है। अब कार्बन सारे का सारा एटमॉस्फेयर में गया, फॉर एग्जाम्पल, सारे का सारा नहीं, कार्बन बहुत है, किसी ना किसी तरीके से कार्बन किधर गया जी? एटमॉस्फेयर में, रॉक्स से निकल कर एटमॉस्फेयर में गया, या फिर हमने कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली, या फिर फॉसिल फ्यूल की कंबस्चन हुई, कुछ भी हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड के जरिए से किसी भी तरीके से कार्बन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं प्लांट्स। वो प्लांट्स लेकर क्या करते हैं जनाबे वाला? इंसान खाते हैं, अपनी खुराक भी प्लांट्स तैयार करते हैं, और फिर इस तरह से वो ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं। प्लांट्स को खाकर हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। तो ये एक सेकंड, तो ये सारे का सारा जो साइकिल है वो इस तरह से रूनुमा होता है। इस तरह से कार्बन की साइकिलिंग होती चली जाती है। तो ये था हमारा बेसिकली कार्बन साइकिल। तो अब हम देख लेंगे एक शॉर्टर सा लुक नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन साइकिल जो है, बेसिकली नाइट्रोजन क्या होती है, आपको पता है कि ये भी एक न्यूट्रिएंट है, और ये अबंडेंट है, सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट है जो हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है। अबाउट आपको इल्म है कि 78% या 79% ऑफ आवर एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन। और इंसान का जो सबसे बेसिक मटेरियल है, सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है, DNA, वो DNA को नेसेसरी होता है, उसको ज़रूरत होती है इस नाइट्रोजन की, ठीक है, बिकॉज DNA consists of the nitrogenous base and nitrogenous base consists of the nitrogen। तो नाइट्रोजनस बेसिस की बिना पर नाइट्रोजन की बड़ी इंपॉर्टेंस है, और नाइट्रोजन हमारे पास अवेलेबल भी बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह तो ये इम्पॉर्टेंट तो नहीं हुई, क्योंकि जब इतनी अबंडेंट चीज़ मौजूद है, ठीक है, वो तो इम्पॉर्टेंट नहीं, कदर तो उसकी की जाती है जो थोड़ा हो। हाँ, इसको अबंडेंट होने के बावजूद ये नाइट्रोजन, जिसका फॉर्मूला N2 होता है, ठीक है, और अगर N2 को हम थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिखें तो इसको हम यूं लिख सकते हैं, इसके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है, और ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता आसानी से। तो यही वजह है
कि नाइट्रोजन को प्लांट्स या एनिमल्स डायरेक्टली ले ही नहीं सकते। मसला बन गया ना कि इतनी ज़्यादा चीज़ है और उसके बावजूद हम उसको ले नहीं सकते, प्लांट्स उसको ले नहीं सकते। सही है, तो फिर इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। फ़ायदा है किस तरह से? कुछ ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं नेचर में, अल्लाह पाक का फिर आपको पता है एहसान ही एहसान है हर तरह से। वो ऑर्गेनिज्म जो हमें दिखाई भी नहीं देते, हमारी आंखों से हमें दिखाई नहीं देते, वो हमारी ज़िंदगी चला रहे हैं। अल्लाह पाक उनके ज़रिए से हमारी ज़िंदगी चला रहा है। हाँ जी, बैक्टीरिया आपको दिखाई देते हैं नेक्ड आई से, विदाउट माइक्रोस्कोप उसको नहीं दे सकते। अब वो बैक्टीरिया में सलाहियत अल्लाह पाक ने रख दी कि वो इस नाइट्रोजन को, जिसको हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बोलते हैं, उसको फिक्स करने की सलाहियत रखते हैं, उसको एनवायरनमेंट से लेने की सलाहियत अपने अंदर रखते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें स्टेप है नाइट्रोजन साइकिल में वो मौजूद है, वो है फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एटमॉस्फेयर में मौजूद नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है बैक्टीरिया के जरिए से। अब वो बैक्टीरिया मौजूद होते हैं प्लांट्स की नोड्यूल्स में भी। प्लांट्स पढ़े हैं ना आपने, प्लांट्स की नोडल्स होते हैं जिनको नोड्यूल्स बोलते हैं, वो उधर भी मौजूद होते हैं, और बैक्टीरिया सॉइल में भी मौजूद होते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने कि बैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन, वो बैक्टीरिया सॉइल में भी मौजूद हैं और वही बैक्टीरिया प्लांट्स के नोड्यूल्स में भी मौजूद हैं। ठीक है, तो ये फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को और ये कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन को इन द नाइट्रेट। ठीक है, क्या स्टेप है दूसरा? कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन टू नाइट्रेट। और नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NO3-। ये नाइट्रेट है। अब इसको कन्वर्ट जब कर दिया जाता है नाइट्रेट में, तो नाइट्रेट को, ये जो नाइट्रेट है इसको प्लांट्स डायरेक्टली ले सकते हैं। ठीक है, इसको प्लांट यूज कर सकते हैं। और रह गया मसला हमारा, हम कहाँ से नाइट्रोजन लेंगे? हम नाइट्रोजन प्लांट से ले सकते हैं, हम नाइट्रोजन ऐसे एनिमल से ले सकते हैं जिनमें नाइट्रोजन मौजूद हो, यानी इनडायरेक्टली प्लांट से है, क्योंकि प्लांट से हमने लिया और जिस एनिमल में नाइट्रोजन मौजूद है वो एनिमल ने भी क्या खाया है? प्लांट खाया है। अब प्लांट्स ये यूज कर सकते हैं नाइट्रेट, ठीक है, और ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन जो है वो दो तरह के सोर्सेज से नाइट्रोजन ले सकते हैं। एक कौन सा सोर्सेज है? एक तो प्लांट है और दूसरा है एनिमल्स, वो एनिमल्स जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ह्यूमन इन दो सोर्सेज से नाइट्रोजन को ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। अब आपको पता है कि जब मेटाबॉलिज्म होता है ह्यूमंस के अंदर तो क्या चीज बनती है? अमोनिया। ठीक है, अब नाइट्रेट से अमोनिया बनना, नाइट्रेट से अमोनिया बनना, और अमोनिया बेसिकली आपको पता है इज अ लेस टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इट इज प्रेजेंट एट द एक्सक्रीटरी मटेरियल ऑफ द एनिमल। Ammonia will be converted into ammonium by the mineralization। अमोनिया क्या करती है जी? ये अमोनिया कन्वर्ट होती है इनटू अमोनियम
अमोनियम आयंस NH4+, ये अमोनियम में कन्वर्ट होती है बाय द प्रोसेस ऑफ द मिनरलाइजेशन। ठीक है, मिनरलाइजेशन के प्रोसेस के जरिए, मिनरलाइजेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस से इनऑर्गेनिक बने, ऑर्गेनिक अमोनिया से इनऑर्गेनिक अमोनियम आयन, आयन इज द इनऑर्गेनिक, अमोनिया इज द ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक बनना, दैट विल बी द मिनरलाइजेशन। ठीक है, अब अमोनियम आयन से क्या बनता है? अमोनियम आयन से आगे चलकर दो चीजें बनती हैं, एक नाइट्राइट बनता है और दूसरा नाइट्रेट बनती है। ठीक है, फिफ्थ स्टेप जो है वो अमोनियम से एक तो नाइट्रेट जो इंसान के लिए जरूरी है, प्लांट के जरूरी है, और दूसरा नाइट्राइट। ठीक है, अमोनियम ये है NH4+, इससे नाइट्रेट बनना NO3 और इससे नाइट्राइट बनना, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है। और फिर नाइट्राइट, नाइट्राइट और नाइट्रेट। अब नाइट्रेट basically it will be used by the plant and this nitrite will further process in the chemical reactions। अब अगली स्टेज में क्या बनता है? अगली स्टेज में नाइट्रेट्स विल बी, एक मिनट, यहाँ पर नाइट्रेट्स का बनना, अमोनियम से नाइट्रेट का बनना, इसको बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। मैं बेसिकली आपको सीधा सीधा बता रहा हूं, झटका नहीं जिसे बोलते झटका, जैसे नाइट्रेट्स टू अमोनिया, अमोनिफिकेशन, ये आपने पढ़े हुए हैं कॉन्सेप्ट। और जैसे प्लांट का लेना, नाइट्रेट की फॉर्म में प्लांट का यूज करना नाइट्रोजन को, दैट विल बी द एसिमिलेशन। नहीं समझे? ये आपके कॉन्सेप्ट चेन में। अब ये अमोनिया से नाइट्रेट बना और नाइट्राइट बना। अब नाइट्रेट बेसिकली ये जो अमोनियम से बनता है ये बहुत सॉल्युबल नाइट्रेट होता है। सॉल्युबल नाइट्रेट की वजह से ये जमीन के नीचे लीच अवे कर जाया करता है। ठीक है, ये मोर सॉल्युबल है, मोर सॉल्युबल है, और ये लीच कर जाता है जमीन के नीचे, लीच टुवर्ड बॉटम। अब नाइट्रेट से बनती है वापस नाइट्रोजन। दिस इज द प्रोसेस ऑफ द डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, नाइट्रेट से नाइट्रोजन प्लस नाइट्रस ऑक्साइड। अब नाइट्रेट से नाइट्रोजन बनना, दिस प्रोसेस विल बी नोन एज द डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन। और जब नाइट्रोजन बनी तो वो कहाँ पे जाएगी? एटमॉस्फेयर में जाएगी। एटमॉस्फेयर में कैसे जाएगी? वो ऑर्गेनिजम्स जब डेड हुए, डेड होने के बाद उनमें डीनाइट्रिफिकेशन हुई, वो डीनाइट्रिफिकेशन ने नाइट्रोजन बनाई। अब वो नाइट्रोजन रिलीज होती है विद द ड्रॉपिंग ऑफ द एसिडिक रेन। जिस तरह कैल्शियम रिलीज हुए थे, सारा कुछ रिलीज होकर ये वापस एटमॉस्फेयर में जाती है। और फिर इसी तरह से अगेन एंड अगेन दिस साइकिल विल बी प्रोड्यूस मोर एंड मोर नाइट्रोजन। प्रोड्यूस मोर एंड मोर नाइट्रोजन मैं ये नहीं कह सकता, बल्कि ये मुनासिब होगा, द साइकिल ऑफ द नाइट्रोजन विल बी अगेन एंड अगेन कंटिन्यू। तो ये है बेसिकली नाइट्रोजन साइकिल। सही। अब इसके अलावा कुछ और साइकिल्स हैं जो अब मैं नहीं बता रहा आपको, लेकिन वो साइकिल कौन कौन से हैं उनमें एक वाटर साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको उससे पिछले लेक्चर यानी 4th लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था, वाटर साइकिल। उसके बाद सल्फर साइकिल,
फिर उसके बाद ऑक्सीजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, ये 4 साइकिल भी आपने करनी है। याद रखिएगा, बार बार आपको कह रहा हूं कि इन्वायरमेंटल बायोलॉजी हैव नो रिस्क, ठीक है। इसमें कोई रिस्क नहीं लेना कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट और कौन सी अनइम्पॉर्टेंट है। इसमें सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। और मज़े की बात यह है कि अगर बंदा इसको पढ़ना स्टार्ट करे तो लेंथी तो बहुत है, लेकिन ये आसान है, बंदे का दिमाग चट नहीं करती, ठीक है। तो ये बेसिकली आज का हमारा लेक्चर एंड अप हुआ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।